अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी। बस आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स, उसका लेक्चर नंबर 1 है। आज हम इस लेसन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। अ, अब क्या है कि जैसे कि कोई भी मशीन हो, रिमोट हो या बैटरी हो, किसी भी चीज़ को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल मशीन है तो उसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको जो एनर्जी मिलेगी वो उसके फ्यूल से मिलेगी। ओके, बिना बैटरी जो है उसको एनर्जी जो है उसको जब हम चार्ज करेंगे फिर मिलेगी। और जो रिमोट है उसको एनर्जी जो है सेल से मिलेगी, सेल होंगे तो वो काम करेगा अपना। इसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान हैं या जो एनिमल्स हैं, उनको क्या है फूड से एनर्जी मिलती है। जब वो खाना खाते हैं फिर उनको एनर्जी मिलती है, फिर उसी एनर्जी को वो यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो फूड है जो कि हमें एनर्जी देता है, उसको कहाँ से मिलती है एनर्जी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फूड से जो फूड है उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है। उसके पास जो एनर्जी आती है वो एक स्पेशल फॉर्म या स्पेशल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होकर आती है। ठीक, मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो कि फूड के अंदर पड़े हुए होते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि फूड के पास जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी है ना, वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है अर्थ पर सन। ठीक है, सन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे अर्थ पर एनर्जी का। एनर्जी जो होती है ना वो सन से अर्थ पर आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, फिर हम उसे कहते हैं कि ये लाइट एनर्जी है। वो लाइट एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और हीट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है स्टोर बाय नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जैसे कि अब सन से लाइट आई, ठीक है, वो लाइट कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। कौन करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो से एब्जॉर्ब करेंगे ना वो केमिकल एनर्जी में स्टोर करेंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे ना वो उसको हीट एनर्जी में स्टोर करेंगे खुद के पास। फॉर एग्जांपल अब ये चार्ट दिया हुआ है, ये है सन। ठीक, अब दो इसके हैं पॉइंट्स के सन, ज़मीन पर उसकी लाइट आई, वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। ठीक है, हीट एनर्जी जो है वो उसकी जो लाइट है वो पड़ी वाटर के ऊपर, ठीक है, रिवर्स के ऊपर। फिर वो ठीक है, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। जब रिवर्स और वाटर के ऊपर इसकी एनर्जी पड़ेगी, हीट एनर्जी पड़ेगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और फिर काइनेटिक एनर्जी जब वही एनर्जी डैम या डैम के अंदर जाएगी, मशीन्स के अंदर मूव होगी, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्लांट्स सन की जो लाइट है वो प्लांट्स अब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, वो अपना फूड वगैरह उसे बनाएंगे और फिर वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उन्हीं प्लांट्स को काउस वगैरह जो हर्बीवर्स होते हैं वो खा लेते हैं, और फिर उन्हीं काउ को लाइन्स वगैरह होते हैं जो कि कार्निवर्स होते हैं वो खा लेते हैं इस एनर्जी को। ठीक, और क्या अब थर्ड पॉइंट है कि जो प्लांट्स हैं वही अगर ख़त्म हो जाएँ, ब्रीड हो जाएँ, मीन्स मिट्टी के अंदर या ज़मीन के अर्थ क्रस्ट के अंदर दब जाएँ, दफन हो जाएँ, तो फिर वो क्या है सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो फॉसल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कन्वर्जन होती है एनर्जी की, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। अब जो ये कन्वर्जन है ना एनर्जी की, जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, इसको एक्सप्लेन किया गया है बाय कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक लॉ है, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें इसको कहा गया था कि एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएट और नाइदर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ना कि वो एनर्जी ना पैदा हो सकती है ना ही खत्म हो सकती है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मगर ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, उसके बाद वो वाटर में फ्लो करती है। देन वही काइनेटिक एनर्जी क्या है डैम्स के अंदर जाती है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। उसके बाद वही जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, वापस कन्वर्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं, जो कि बल्ब्स या जिसके थ्रू हमारी एलईडी या लाइट्स वगैरह चलती हैं दोबारा से। ठीक है, और उसी को जैसे कि इस्त्री वगैरह अगर चलेगी तो दोबारा से हम उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। और अदर दूसरी साइड पर ये कहा गया था कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो उस लाइट को कैप्चर करते हैं, उसकी केमिकल एनर्जी बनती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, जिसको इन द फॉर्म ऑफ फूड एनर्जी। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं ईट्स, जो वो ईट कर लेते हैं एनिमल्स, मतलब एनिमल्स खा जाते हैं, फिर एनिमल के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। और फिर ऑर्गेनिज्म जब दफन हो जाता है, वही रिमेन प्रेशन अंदर अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर
फिर बहुत ही सालों के बाद, हज़ारों सालों के बाद वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। ओके, जो चार्ट में बताया गया था ये उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है बायो एनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ एटीपी। अब हम सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स देखें कि बायो एनर्जेटिक्स है क्या। अब ये जो कन्वर्जन है ना एनर्जी की वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी को ही हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अब जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, इसी को ही हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं, इस टॉपिक को, इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, एज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप, एनर्जी की रिलेशनशिप, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि एनर्जी का रिलेशनशिप के बारे में, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, एनर्जी की ट्रांसमिशन के बारे में, इसको हम डिस्कस करते हैं बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, कि केमिकल प्रोसेस क्या है एनर्जी ट्रांसमिशन का। कि अब क्या होता है कि एनर्जी को ट्रांसफर्ड होने के लिए ना, ट्रांसफर्ड होने के लिए दो तरीके होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक तो वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एक एनर्जी को गेन करेगा, एक एनर्जी को लॉस करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, बाय एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल जो बॉन्ड होगा ना वो ब्रेक होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये दो प्रोसेस है जो के होते हैं। दो प्रोसेस कौन कौन से, एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, दूसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन। अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन मींस वो रिएक्शन जिसके अंदर, ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, या लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन है कोई भी, ए समझ लें। ठीक है, इस ए के साथ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अटैच है। ठीक है, इसके पास है, या फिर ए के साथ अगर हम प्रोटॉन भी अटैच कर लें, एच भी अटैच कर लें, कोई बात नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इसके साथ अटैच है, उसके बाद क्या है कि रिएक्शन हो और ये बॉन्ड टूट जाए, ये दोनों अलग हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो क्या है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। मींस ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अलग हो गया, और जब अलग होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही अलग नहीं होगा, साथ में अपनी एनर्जी लेकर भी, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज कर एनर्जी लेकर भी वो अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, ये साथ अपना एनर्जी लेकर भी चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो आयरन है, ठीक है, वो रिएक्ट कर ले ऑक्सीजन के साथ, तो फिर ये क्या करेगा, ये बनाएगा क्रस्ट, ये बनाएगा रस्ट, रस्ट बना लेगा। ओके, ये बना लेगा रस्ट। अब क्या हुआ कि आयरन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया ऑक्सीजन के पास। ठीक, मींस आयरन ने क्या किया, जो ऑक्सीजन कि वो जो आयरन के पास अब जो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, मीन्स इसके पास हो गई ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक, ऑक्सीजन के पास चला गया, इन दोनों ने फिर रिएक्शन करके रस्ट बना दिया। ओके, दूसरे साइड पर क्या होता है, दूसरे साइड पे एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन के अपोजिट है। अब जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है तो हम इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। अब इसका उल्टा होगा, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाकर मिल जाए, मीन्स जिसके पास जाकर मिले और अपनी एनर्जी भी उसको दे दे, तो फिर क्या है, उसको हम बोलेंगे वापस इस फॉर्म में आ जाए रिएक्शन, वापस उसी या फिर किसी दूसरे के साथ वही इलेक्ट्रॉन जाकर मिल जाए, अपनी एनर्जी भी उसको दे दे, तो फिर क्या है, फिर हम उसको बोलेंगे ये रिडक्शन रिएक्शन है। मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर यहीं पर आप देख लें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ पर हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो जाकर मिल गया इस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास चला गया, तो यहाँ पर हो गई रिडक्शन, यहाँ पर हो गई ऑक्सीडेशन, आयरन के पास हो गई ऑक्सीडेशन, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो ये ऑक्सीजन के पास क्या हो गई, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हुआ और रिडक्शन रिएक्शन भी हुआ, इन ये दोनों एक साथ होते हैं, तो फिर हम इसको बोलते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसको हम बोलेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, या गेन ऑफ प्रोटॉन भी हम बोल सकते हैं, वो हो जाता है। ठीक, और इसी तरह से ये जो रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं, और एनर्जी जो है वो इसी तरह से स्टोर होती रहती है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, यही ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ये कंटिन्यूसली होता रहता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए एक मॉलिक्यूल्स के अंदर से दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब विदाउट दिस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के सिवा क्या एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सिस्टम के अंदर। ओके,
अब ये यहाँ हमें एक तरह की इमेज दी गई है कि जो ए है उसके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? उसने रिएक्शन किया तो उसने अपने दोनों जो मॉलिक्यूल्स थे या दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो उसने लॉस कर दिए, ठीक है? उसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं है। लॉस किए इसका मतलब इसने ये ऑक्सीडेशन की। और बी ने जो दोनों उसके मॉलिक्यूल्स थे वो गेन कर लिए, मीन्स इसने यहाँ पे रिडक्शन कर ली। अब एक तरह के टर्म इनके पास और होते हैं। अब जैसे कि ए ने मॉलिक्यूल्स लॉस किए हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन की है, और बी ने गेन किए, मीन्स ए ने बी को रिडक्शन करवाई है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? क्योंकि इसने बी को रिड्यूस करवाया है, अपने इलेक्ट्रॉन्स बी को दे दिए, और बी ने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन कर लिए, ठीक? तो मीन्स रिडक्शन कर ली। और ए को क्या किया है, ऑक्सीडाइज कर दिया, मीन्स ए को जो इलेक्ट्रॉन्स थे उससे ले लिए। तो बी क्या बनेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, मीन्स इसने ए को ऑक्सीडाइज कर दिया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे एनर्जी की करेंसी के बारे में इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारे घर में फॉर एग्जांपल से यूपीएस है, ठीक? यूपीएस है तो उसमें हम क्या करेंगे, जब लाइट वगैरह आएगी तो उस यूपीएस के अंदर एनर्जी स्टोर करके रख लेते हैं, या हमारा सेलफोन है उसके अंदर भी लाइट वगैरह आती है तो चार्ज कर लेते हैं, ठीक? ठीक, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। लेकिन फिर जब हमें नीड होती है तो उस जब लाइट वगैरह चली जाती है, लोड शेडिंग होती है कुछ भी, तो फिर लोड शेडिंग वगैरह कुछ हो तो हम क्या है उसी बैटरी को या उसी यूपीएस वगैरह को यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम अपनी लाइट्स वगैरह, अपने घर के पंखे वगैरह सब कुछ चलाते हैं, ठीक है? उस यूपीएस को हम यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जब लोड शेडिंग वगैरह होती है। इसी तरह से क्या है कि जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी वो स्टोर होती है एक स्पेशल मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम एटीपी भी बोलते हैं, और अगर इसका फुल फॉर्म लें तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है? अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर आगे जाके समझाते हैं, ठीक? और इन ऑर्गेनिजम्स, अब क्या है कि एनर्जी इज रिबलेट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। जब एनर्जी रिबलेट होती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो क्या करता है, एनर्जी इज यूटिलाइज बाय मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, फिर समझते हैं कि आखिर क्या बात कर रहा है, ठीक है? अब कुछ क्या है कि अगर आपने डीएनए, जैसे कि क्या है, प्रोटीन जो बना हुआ होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जो प्रोटीन बना होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स के साथ बना हुआ होता है। इसी तरह से जो आरएनए या डीएनए होता है वो भी सब न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि 5 कार्बन होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक? यहाँ पर एक फॉस्फेट लगा होता है इस 5वें कार्बन के ऊपर, जैसे कि 1 2 3 4, ये 5वां कार्बन, 5वें कार्बन के ऊपर क्या है कि फॉस्फेट लगा होता है, और यहाँ पर कोई ना कोई एक न्यूक्लियोटाइड लगा होगा। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है? ए टी जी सी। एटीजीसी मीन्स एडेनाइन गुआनाइन थायमाइन साइटोसाइन, ठीक है? एडेनाइन थायमाइन गुआनाइन साइटोसाइन, ये इनके नाम हैं। अब क्या है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ए वाला मतलब एडेनाइन हम न्यूक्लियोटाइड लगा दें, ठीक? और यहाँ पर 5वें नंबर पे क्या है, हम यहाँ पर लगा होता है फॉस्फेट। अब एटीपी के अंदर क्या है, एक फॉस्फेट नहीं होता, यहाँ पर 3 फॉस्फेट आपस में लगे हुए होते हैं एटीपी के अंदर। तो अब यहाँ पर ये क्या बन गया, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई क्यों, क्योंकि 3 फॉस्फेट लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं एटीपी, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ भी अभी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एटीपी का, यहाँ पर ये 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, ये पेंटोज स्ट्रक्चर है कार्बन का, ठीक है? यहाँ पर इसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड अटैच है, एडेनाइन, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्या होगा कि ये पूरा एटीपी का मॉलिक्यूल है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, फॉस्फेट का, फॉस्फेट से एक बॉन्ड टूट जाता है। जब ये एक बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर ये क्या होगा, जब ये टूटेगा तो ये साथ में एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे कि ये 2 फॉस्फेट लगे हैं, ये पेंटोज स्ट्रक्चर है कार्बन का, ये एडेनाइन लगा हुआ है, ये एक फॉस्फेट हट गया, प्लस में ये क्या है, फॉस्फेट भी हट जाएगा, एनर्जी भी रिलीज कर देगा। तो ये फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये एटीपी से कन्वर्ट हो गया एडीपी के अंदर, मीन्स डी क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर 2 फॉस्फेट बचे हुए हैं, डाईफॉस्फेट, जिसको हम फुल फॉर्म में एडीपी को बोलते हैं एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, दो फॉस्फेट बने हैं। अब ये क्या है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत थी, हमने बॉन्ड तोड़ा, फॉस्फेट को अलग किया, एनर्जी ली और उसको यूज़ कर दिया। जब हम वापस खाना खाएंगे, हमारे पास वापस ग्लूकोज आएगा, वापस एनर्जी आएगी, तो हम क्या करेंगे, वही जो एक फॉस्फेट होगा ना, ये वाला वापस जो एक फॉस्फेट होगा, ये वापस अटैच हो जाएगा इसके साथ,
फिर वापस से ये एडीपी से वापस कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर। ठीक, तो ये जो रिएक्शन है मतलब एटीपी को एडीपी से कन्वर्ट होना, एडीपी को एटीपी के साथ कन्वर्ट होना, ये हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। जब हमें एनर्जी की नीड होती है तब वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब हमें एनर्जी की खाना वगैरह खाते हैं, जब हमारे अंदर एनर्जी आती है, ठीक, जब हमें एनर्जी नीड मतलब यूज़ नहीं करनी होती, उसे स्टोर करना होता है, तो फिर वो क्या है, वो एडीपी से एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी का अमाउंट, हमारे पास जो एनर्जी का अमाउंट है जो कि स्टोर होती है वो है 7.3 कैलोरीज पर मोल। ओके, ये स्टोर होती है एक मतलब एक फॉस्फेट जब अलग होगा तब हमें 7.3 कैलोरीज पर मोल हमें मिलेगा, और जब एक फॉस्फेट अटैच होगा मीन्स एनर्जी आएगी तब भी हमें 7.3 कैलोरीज पर मोल हमें एनर्जी मिलेगी। मीन्स इतनी एनर्जी स्टोर होती है और इतनी एनर्जी हमें मिलती है। ठीक, जब उसको हम यूज़ करें या उसको हम स्टोर करें, और इतनी एनर्जी के ऊपर फिर हम अपने ऑर्गेनिजम्स जो भी होता है या फिर वो काम वगैरह करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के अपने वर्क करता है। यहाँ पर भी रिएक्शन दिया गया है कि एटीपी जब एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगा, वो होता है फॉस्फेट के एटीपी जब एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगा तो फॉस्फेट अलग हो जाएगा, और जब एडीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट होगा तो फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, और जो एनर्जी लूज या गेन होगी वो 7.3 कैलोरीज पर मोल होगी। ओके, अब क्या है कि हमने पिछली क्लासेस में या पीछे एक दो हमने टाइप्स पढ़े होंगे एनर्जी के, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब क्या है कि ये होता क्या है, अब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जब एटीपी बनेगा ना मीन्स एंडरगोनिक रिएक्शन हो, मीन्स एनर्जी इनटेक हो, अंदर हो, इसको हम एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं या फिर इंटरगोनिक भी बोल सकते हैं। मीन्स एनर्जी इनटेक, जब एनर्जी ऐड होगी तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। ठीक, और जब एटीपी ब्रेक डाउन होगा, जब फॉस्फेट अलग हो जाएगा, एटीपी टूट जाएगा, तो फिर हम इसको एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी या एक्सर्गोनिक प्रोसेस भी बोलते हैं, जहाँ पर एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी अलग हो जाती है। तो ये था इंट्रोडक्शन बायो एनर्जेटिक्स का। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।